नमस्कार गाइस, मैं आज आया हूँ महावीर जी शर्मा से मिलने, जो कि बिट्टी स्कूल के संरक्षक हैं। तो हारमोनियम की आवाज़ आ रही है, तो शायद देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। तो अपन अंदर आ चुके हैं, देख रहे हैं कि शर्मा जी हारमोनियम बजा रियाज कर रहे हैं। जब भी आते हैं कुछ न कुछ नया करते हुए मिलते हैं। नमस्कार शर्मा जी। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाहर से निकल रहा था, हारमोनियम की आवाज़ आई, मुझे लगा शायद शर्मा जी की कोई भजन वजन गा रहे होंगे या रियाज कर रहे होंगे। हाँ तो सोचा कि मिलते हुए चलें। अच्छा अच्छा। तो वैसे क्या कर रहे हैं सर, अभी रियाज कर रहे हैं या कोई नई धुन बना रहे हैं अभी? हाँ, नया नया एक भजन था। जी। वो आर्य समाज वाले हैं ना, हाँ हाँ। उनका था, जो उसको कर रहा था तैयार। अच्छा। बजाइए कोई अच्छी सी ट्यून, देखें हम भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि शर्मा जी की नई धुन कौन सी है। तो गाइस, जैसा कि अपन जब लास्ट बार शर्मा जी से मिले थे तो इन्होंने बताया था कि मेरे कॉलेज की जो फर्स्ट ईयर है वो भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। इनको ग्राम सेवक की पोस्ट पे जॉब मिली थी, वो भी इन्होंने करी नहीं, मना कर दिया था इन्होंने। तो ऐसा क्या रहा कि आपने, जबकि आज का युवा जब गवर्नमेंट नौकरी के पीछे इतना पड़ा हुआ, उस समय आपने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी, इसका प्रमुख कारण तो क्या रहा? बताएंगे थोड़ा सा हमारे को कि क्यों सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करी आपने? वो ऐसे क्या है कि मैं प्रवचन सुनता था ना, तो वो कहते थे कि भी बिना मेहनत के जो पैसे लेते हैं वो फलीभूत नहीं होते। अच्छा। तो सही मेरा बात है। ऐसा विचार था कि जब उस समय ग्राम सेवक दिन भर कोई काम नहीं करते थे हम्म। और महीने में एक बार जाके तनख्वाह ले आते थे, केवल तनख्वाह लिया थे, कोई भी काम नहीं था उनके, एक जीरो, मतलब कि भाई एक महीने में एक दिन का भी काम हो उनके पास, तब तो अपन नौकरी करें। हम्म। काम ही नहीं था, काम ही नहीं था तो मैं लेजी हो जाता ना, हाँ, और मैं लेजी हो जाता तो फिर कुछ काम का ही नहीं रहता। सही बात है। इसलिए मैंने मेन थिंकिंग ये थी मेरी, कोई अच्छा, मैं मेरे पिताजी को कहा भी था मैंने ऐसे कि भाई मेरे को चाहे आप बनिए के रख दो, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूँ, ये ऐसी हाँ, नौकरी नहीं करूँ। आपको कुछ न कुछ काम चाहिए था, बस ऐसे नहीं हाँ, है कि काम चाहिए। बैठा रहूं मुफ्त की हाँ तनख्वाह हाँ उठाऊं, हाँ फोकट हाँ, का वाला काम नहीं था। हाँ, मुफ्त की सेवा, मतलब मुफ्त के पैसे हजम नहीं होंगे, ऐसे मैं प्रवचन सुनता था उस समय, हम्म। इसलिए मेरे दिमाग में ऐसी चीजें थी। तो ये मान सकते हैं कि इन्होंने प्रवचन सुने ही नहीं, अभी तो अपने जीवन में भी उतारे हैं और उन पे अमल भी किया इन्होंने। और अच्छा लगा सुन के कि आप उस समय से ही अपने मतलब गुरुओं की बात मानते हैं,
आपने अपने जो प्रवचन सुने हिंदू ग्रंथों के और इनके उनको अपने जीवन में उतारा और शायद इसी का परिणाम है कि आज आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए और उसका मालिक बने। तो मैं साथ में ये जानना चाहूँगा कि नौकरी चलो आपने जॉइन नहीं करी, फर्स्ट ईयर आपने पास कर ली, उसके बाद आपका जीवन में मतलब आगे क्या किया? कैसे आपका जीवन है जो नया मोड़ लेके आया? फिर हम सेकंड ईयर में आ गए थे, सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमारे एक मित्र थे, दो तीन बढ़िया मित्र थे हमारे। एक तो अजय जैन है जो अभी इनकम टैक्स ऑफिसर है कोटा में, अच्छा। और एक हमारा मित्र था गोविंद, जो हुँ। जयपुर में यूडीसी से रिटायर्ड हो गया है, हुँ, वो हुँ। रिटायर्ड भी हो गया है। ऐसे एक सुरेश कुर्मी था जो भी टीचर से रिटायर्ड हो गया है, और हमारे साथी लोग थे जो हम कॉलेज में रोज पढ़ने जाते थे। और उस समय हम हमारे मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई चलती थी, और पढ़ने में भी जुझे रहते थे। और जो मेरा वर्क था, सेल्टेक्स वकील के काम कर रहा था, सिलाई कर रहा था, और भजन भी गाने जाता था। हुँ। ये सारे वर्क मेरे चल रहे थे। मतलब आपने अपने आप को कहीं न कहीं बिज़ी रखा है, फ्री नहीं हाँ, रहने दी। मतलब एक एक बस केवल रात को सोता था मैं 10 बजे, हुँ। और 10 बजे से 5 बजे तक ये जरूर मैं रेस्ट करता था। हुँ। तो इसमें भी कभी कभी जैसे पढ़ाई की जरूरत पड़ती थी तो पढ़ लेता था। बाकी जो क्लास में पढ़ाते थे उसी के आधार पे चलता रहता था। और फिर वो पास करता गया। फिर सेकंड ईयर भी मैंने पास कर लिया, और फिर मैं प्राइवेट हो गया था, तो फिर फाइनल पास कर लिया। बीकॉम पास करके मैंने 1986 में पास कर लिया था। और बीकॉम पास किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने ये ऐसा विचार, मेरे मन में ऐसी भावना प्रकट हुई कि भाई अपन सेल टैक्स के और इनकम टैक्स के मास्टर फीस आदमी हो गए हैं। उस समय कॉलेज में भी मेरे गुरुजी ऐसे थे, एक तो केसी जैन साहब थे, लेक्चरर साहब, हुँ, हुँ। और एक जीसी सुराना साहब। तो इन दोनों का बहुत आशीर्वाद बना रहा मेरे पे। ये मेरे को निःशुल्क पढ़ाते थे। हुँ। कोई भी मैं समस्या लेके जाता था तो ये उस निःशुल्क। समय हाँ मेरी बहुत मदद करते थे। इनका आशीर्वाद कॉलेज में बहुत अच्छा बना रहा। बाकी सबसे जो पैसे लेते थे मेरे से नहीं लेते। तो तो अभी मिले इन दिनों कभी उन गुरुजी से? हाँ, उनसे मैं अभी केकड़ी जाता हूँ तो मिलता रहता हूँ, और अभी भी उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ। अच्छा। अभी भी मतलब संपर्क आपका उन हाँ हाँ, उनसे, पुराने टीचर्स हाँ से? बिल्कुल बिल्कुल उनसे संपर्क बना रहता है। और फिर आपने जैसे कॉलेज पास आउट करने के बाद अगला कदम क्या उठाया अपने जीवन को लेके, या जैसे कमाने का कहीं न कहीं देखो विचार आता ही है कि चलो ठीक है, अब घर परिवार सँभालने की ज़िम्मेदारी हो गई, बापूजी भी बूढ़े हो रहे हैं तो थोड़ा इनके लिए मैं आर्थिक सहयोग करूँ। तो ऐसा विचार आया, तो आपने क्या किया कॉलेज पास आउट के बाद? क्योंकि आप शुरू से ही पैसे तो शुरू से कमा रहे हो, भले घर पे दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, लेकिन खुद का खर्चा चला रहे हो, कभी सिलाई करके, कभी आप वकील साहब के वहाँ बैठ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो पैसे की अहमियत तो आपने शुरू से देख ली थी। लेकिन कॉलेज के बाद आपका जीवन कैसा रहा? क्या प्रारूप अपनाया आपने? अब मैं कॉलेज तो पास कर लिया। अब ऐसा विचार बना कि भाई अपन अब स्थायी बिजनेस करें, क्योंकि नौकरी सिलाई की या क्या करनी है जो उसमें। जब वो खाद बीज की जो दुकान थी मेरी हुँ। गांव में, जो शिक्षित बेरोजगार का लोन लिया था, तो उस लोन से वो जो दुकान करने के लिए गांव में आ गए। और कुछ बचपना था, तो हमने ऐसे सोचा कि चलो यार थोड़े दिन गांव के अंदर अपन सिलाई करेंगे,
और वो जो मेरे कपड़े नहीं सिए थे हम्म। जिस टेलर ने, वो मेरे को याद थी बात, तो मैंने फिर गांव में आकर के निशुल्क कपड़े सिए। अच्छा। क्या किए? निःशुल्क कपड़े सिले। हाँ, किसी से पैसे ही नहीं लिए। और वो दुकान में बैठ गया, उसको कह देता भी तेरे इस कलर की गिट्टी लेके आ जा, हम्म। हाँ, हाँ, सामान तो लिया, जोड़े मेहनत की, मैं ही करूँगा। हाँ मैं सिल दूँ। तो ऐसे मैंने 4-6 महीने ये अभियान चलाया, वहाँ ऐसे कपड़े सिल के, जो हम्म। भी देता है, जो भी आते हैं उनके वो स्कूल ड्रेसें वगैरह सिल देता है, निःशुल्क ही सिल। तो आप पैसे नहीं लिए उनसे हाँ, कभी? उनसे पैसे नहीं लेता। तो घर पे तो पैसे की जरूरत पड़ी होगी। तो वो तो दुकान थी ना मेरी। अच्छा, दुकान प्लस पॉइंट था, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप मार्केटिंग कर रहे हो कि मैं कपड़े सिल दूंगा और खाद भी ले जाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। बस वो ऐसे वो भावना थी मेरी कि मेरे सिले नहीं थे, तो मैं हैंड टू हैंड सिल देता था जो भी आता था। तो स्कूल वालों के सिलते थे या सभी के ही? स्कूल वालों की। अच्छा, जैसे आपको स्कूल यूनिफॉर्म को लेके जो दिक्कत हुई वो हाँ बच्चों हाँ, को वो इनको एक नहीं महीने हो। तक मैं जब वहाँ पे मुर्गा बनता था तो मेरे को ऐसा हम्म। एहसास होता था। वो टीचर्स लोग जब भी जाते डांटते थे, कभी निकाल देते थे कि बिना ड्रेस के नहीं आ सकते। हम्म। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम तो इनके साथ भी हो रही होगी। सही बात है। तो वो जो बच्चे थे उनके जो भी कहते थे उनके मैं सिल देता था। ला बिल्कुल मैं बिल्कुल। वो जो एक दिन लेके जाते थे, दूसरे दिन उसको पहना देता था। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मेरा 4-6 महीने तक ऐसा मैंने किया। तो अच्छा, हाँ। तो एक थोड़ा सा लेके चलते हैं शर्मा जी के पर्सनल जीवन में आपको। हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे कि आजकल मोस्टली घर वाले भी हैं या जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी है, मोस्टली कॉलेज के बाद उनकी शादी हो जाती है। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आपके टाइम तो पता नहीं, शादी मैंने सुना बचपन में हो जाया करती, तो आपकी शादी का क्या किस्सा है और आपकी शादी कितनी उम्र में हो गई थी? शादी मेरी वैसे मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। अच्छा, हाँ। 9 साल का था लगभग। 9 साल बस? हाँ, बहुत उस समय छोटे थे। मेरी शादी हो गई थी। हम्म। और शादी क्या, मेरे डायरेक्ट वो लगन लेके आए थे मेरे। अच्छा। हाँ, मेरे फूफा जी थे जो रामपाली निवास करते थे, और शंकर लाल जी उनका नाम था। हम्म। तो वो उनके एक बड़े बच्चे थे जो उनकी शादी वहाँ हो रखी थी। अच्छा। तो उनके जो मेरे ससुर साहब थे उनके 2 बच्चियां थी, तो एक बच्ची का संबंध कर रखा था हम्म। और छोटी बच्ची और थी। तो उन्होंने देखा कि यार एक बच्ची का और लगन कहाँ भेजे, तो मेरे फूफा जी वहाँ गए हुए थे। तो हम्म। उन्होंने कहा कि वह मेरे को दे दो, कि मेरे साला के एक बच्चा है जो उसको पहुँचा उसको दे दूंगा। देंगे। हम्म। तो उन्होंने, और रख लेंगे तो ठीक, वरना वापस ले आएंगे लगन को। सही है। ऐसे उन्होंने विचार बना करके वो आगे आए। तो घर पे मेरी दादी थी, जो दादी को आके बोला कि यो लगन ले रहे हो आप। हम्म। तो दादी बड़ी खुश हुई। उनको तो गए महावीर को, हम्म। वह मंदिर मेल दो। हाँ। दादी ने कहा मंदिर मेल दो, हम्म। पर रामेश्वर आज दे जेल ले वहां। सही है। वह मंदिर रख दिया। हम्म। और ऐसी मेरी सगाई तय हो गई, और सगाई होने के बाद 15 दिन बाद मेरी तो शादी हो गई। लड़का लड़की नहीं देखे उस टाइम? हाँ, लड़का लड़की तो कौन देखते, वो मेरे अंकल को फिर एक बार भेजा था। नहीं, आपने नहीं देखा क्या कभी नहीं, हमने तो शादी नहीं से देखा पहले? था। नहीं नहीं नहीं, हमने तो देखा ही 22 साल में, मतलब अच्छी तरह से 22 साल की एज के बाद देखा था। अच्छा, तो मतलब हाँ बड़ों की बात भी रह गई और हाँ हाँ शादी भी हाँ हो गई। हाँ, वो हाँ, बस बड़ों की बात भी हो गई थी, रह गई। और वो उसके बाद मेरा ये ऐसा मानस था कि भाई मैं 25 साल तक ब्रह्मचार्य आश्रम में रहूं, हम्म। ऐसा विचार था। क्योंकि मैं वो प्रवचन सुनता था, तो मैं उस परिपाटी से चल रहा था कि भाई अपने को 25 साल तक ब्रह्मचार्य आश्रम तो निभाना है। आपके पिताजी मतलब ऐसे आश्चर्य में नहीं हुए कि मैं तो खेत से या कहीं बाहर से आया हूँ और एकदम से गांव में आया और
आपका लगन आ गया। हाँ हाँ, तो मेरे पिताजी तो क्या है कि हमारे वो क्या है कि पहले आदरणीय होते थे, जो भी बड़े हैं ना हम्म। उनका आदर करते थे सब। अच्छा। ऐसा नहीं था कि वे किसी का अनादर करे। उन्होंने जो कह दिया तो इसका मतलब वो फिर फाइनल था। हम्म। ऐसे बहुत सारे आदमी होते हैं ना, जैसे कभी बड़े भाई ने हाँ बस कर दी तो फिर वो हाँ, छोटा भाई उसकी मना बात कर नहीं देता काटते है। थे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा जो ऐसा नहीं उन्होंने था। बड़ों ने डिसीजन ले लिया वही। हाँ, बड़ों ने डिसीजन ले लिया, चाहे वो गलत है, चाहे सलत है, चाहे अच्छा है या बुरा है, हम्म। जैसा भी है, उन्होंने उनके डिसीजन को डिसओबे नहीं करते थे। तो गाइस आप वीडियो देख के पूरा और फिर बताना कि शर्मा जी की शादी का किस्सा कैसा लगा आपको। पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप सभी। मेरा आपसे अगला सवाल है, या जो मैं आपसे सब पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप तो अभी भीलवाड़ा रहते हो, उस समय आप बता रहे हो कि दुकान की थी खाद बीज की। हाँ, तो कितने साल दुकान करी खाद बीज की आपने, और फिर कैसे दुकान को मतलब छोड़ के आप भीलवाड़ा आए? तो पहले तो ये बताएं कि आपने दुकान कितने साल करी? दुकान मैंने वैसे तो साल भर तक दुकान की थी। हम्म। उसके बाद मैंने क्या है कि वो हमारे सेल टैक्स इनकम टैक्स का एक सर्टिफिकेट बनता है, जिसके बीकॉम पास हो जाता है। हम्म। तो फिर मैं एमकॉम के लिए भी एडमिशन ले लिया मैंने अजमेर, अच्छा, एम फॉर्म भर कॉम भी दिया करी था। है हाँ आपने? हाँ, और एमकॉम भी पढ़ रहा था। हम्म। लेकिन ऐसा कानून में था कि भाई कोई भी बीकॉम पास कर लेता है हाँ। तो वो कमिश्नर जयपुर सेल टैक्स के कमिश्नर से एक वकालत का, जो सेल टैक्स की प्रैक्टिशनर करता है, हम्म। उसका एक लाइसेंस बना देता अच्छा। है। एज ए उसकी प्रैक्टिस करने का सलाहकार के रूप में एक लाइसेंस बन जाता है। बन जाता है। तो वो लाइसेंस मेरा बन बन गया। के आ गया। बन के आ गया था तो मैंने सोचा कि यार अब लाइसेंस तो आ गया अपना, हम्म। अब क्या करें। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ फर्नीचर बनाया हम्म। और केकड़ी में एक दुकान ली किराए। फर्नीचर बनाया मतलब आपने खुद नहीं बनाया? हाँ, तो ये टेबल कुर्सियां वगैरह हाँ। बनवाई। तो चलो हम्म। अपन ऑफिस खोल लेते हैं केकड़ी। बिल्कुल। लाइसेंस तो आ ही गया हम्म। और जान पहचान वाले हैं ही सब अपने। हम्म। तो अपन यहाँ पे एक ऑफिस डाल लेते हैं और अपना पर्सनल बिजनेस चालू करते। अच्छा। तो ऐसा विचार बना, तो ये मैंने अप्रैल मई 87 में हम्म। ये तैयारी मैंने कर ली थी। ये तैयारी करने के एक दिन रात को सोता हुआ, सो रहा था मैं, हम्म। और ऑफिस भी किराए ले लिया मैंने। लेकिन सोए सोए हुए को ऐसा विचार बना मेरा, हाँ। यार अपन यहाँ पर ऑफिस डालेंगे हम्म। तो फाइलें जो टूट के आएगी, हम्म। वो तो जिनसे अपन ने काम सीखा उन्हीं की आएगी। हाँ। वो तो अपने गुरु है, हम्म। और गुरु जी की जब अपन फाइल तोड़ लेंगे हाँ। तो अपन फलीभूत हो ही नहीं सकते। सही बात है। ऐसी कहानियां कथा मैंने सुनी हुई थी कथाओं में। हम्म। तो रात के सोते सोते ऐसा विचार है, हाँ। ओहो, तो यार ये तो अपन अनर्थ कर रहे हैं। सही है। तो मैंने फिर उस कार्यक्रम को रद्द किया। रद्द किया। हम्म। और एक हमारा साथी था, एक हमारे गांव का ही था, हम्म। तो उसने कहा कि भाई मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। हम्म। तो चलो, उसको प्रॉपर्टी संबंधित काम था, तो उस ऑफिस में उसको शिफ्ट कर दिया। वो मेरा मित्र था और उसको बोला तू भाई ये काम करने लग गया, तो वो काम करने लग। तो प्रॉपर्टी संबंधित काम की गाइडलाइन देती तो उसको करते रहे। फिर मैंने सोचा मैं जयपुर चला गया। अच्छा। मैंने सोचा अपन तो ऐसा करें, जयपुर में किसी वकील के चल के रहेंगे। हम्म। तो जयपुर में एक गिया एडवोकेट थे, बढ़िया सेल टैक्स के अच्छे एडवोकेट थे, तो उनके पास चला गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको रख लेंगे और 1200 रुपये देंगे। अच्छा।
उस जमाने में 1200 रुपये बहुत मायना रखते थे, क्योंकि मैं 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था मेरा। तो उन्होंने 2-4 सवाल किए मेरे से, मैंने सवाल बता दिए, तो उन्होंने कहा कि आपको 1200 रुपये देंगे और आप यहाँ पे हमारे यहाँ आ जाओ। एक मेरा मित्र था लालू दरोगा, क्लास फेलो भी था 8वीं तक का, वो वहां पे रहता था जयपुर। तो उसने मेरी मदद की, वो मेरे को, क्योंकि मैं तो जयपुर को ज्यादा जानता ही नहीं था, गांव देहात का आदमी था, अजमेर ही एक बार गया हुआ था जिंदगी में, कभी बाहर निकले ही नहीं हम। तो जयपुर में भी डर लगता था। सही है, जयपुर उस पर नया शहर और गांव से निकले हुए ही नहीं, बिल्कुल देहात के रहने वाले थे। मेरी वहाँ मदद की। उसके बाद मैं वापस, ये बात होगी लगभग सितंबर की बात है, तो चलो भाई अपन नौकरी कर लेंगे। फिर पिताजी को आके कहा भी मैंने जयपुर से बात कर ली है, मेरे को 1200 रुपये देंगे। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात है, तो वहाँ कि तेरा एक दोस्त है राजेंद्र पारी, वो भीलवाड़ा नौकरी करता है, जो वो आया यहाँ, तू जयपुर गया तब, तो कोई सेठ है जिसकी वो नौकरी करता था, जो उसने किराया देके भेजा कि भाई उसको कोई बीकॉम पास लड़का चाहिए। अच्छा। तो तू वहां जाया, ये किराया देके गया वो, एक बार वहां भी जाके आया, भीलवाड़ा थोड़ा नजदीक पड़ेगा, और ये तेरे साथी लोग भी वहां सर्विस कर रहे हैं। तो मैंने देखा चलो ठीक है, पिताजी कह रहे हैं तो भीलवाड़ा चलते हैं, चलो भीलवाड़ा भी चल के आ जाते हैं, फिर चले जाना जयपुर के, वहां समझ में आ जाए तो वहां कर लेना, नहीं आए तो फिर जयपुर चला जाना। वो ऐसे करके मैं भीलवाड़ा आ गया। तो गाइस, जैसे कि इन्होंने बताया शर्मा जी ने, ये भीलवाड़ा पहुंच गए फिलहाल। अब इनकी जो विजय यात्रा की शुरुआत है, या यूँ समझिए कि इन्होंने कैसे इस पूरी रोमांच भरी कहानी में अपना जो मेन रीढ़ की हड्डी रही, वो संघर्ष मानो, सफलता मानो, जो भी रहा, वो यहाँ से इनके शुरू हुआ। तो अब अपन जानते हैं कि कैसे इन्होंने भीलवाड़ा में आके सफलता का परचम लहराया, और आज भी भीलवाड़ा में महावीर जी शर्मा के नाम से डंका बजता है। ये मैं खुद भी मानता हूँ इस चीज़ को, मेरे कहीं मिलने वाले भी जो मेरे को मार्केट में मिलते हैं, वो भी महावीर जी शर्मा हो गए, इनकी जो फैमिली हो गई पूरी, मतलब ऐसे सबको एक रॉयल फैमिली, एक डंका बजने वाली, मतलब बहुत खतरनाक फैमिली, अच्छी फैमिली के रूप में जानते हैं। तो अपन मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, कैसे इन्होंने भीलवाड़ा में आके अपनी सफलता का परचम लहराया है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आखिरकार शर्मा जी आप भीलवाड़ा आ ही गए। पापा जी के पास कॉल लेटर सरकारी नौकरी का, नहीं प्राइवेट जॉब का, ऐसे, क्योंकि सरकारी नौकरी तो आपने छोड़ ही दी थी, तो इस बार आपको प्राइवेट नौकरी का अवसर मिला। तो आगे का सफ़र कैसा रहा, कैसे आप भीलवाड़ा पहुँचे, कैसे आपके पिताजी ने आपको भीलवाड़ा में भेजा, आपने कैसे आके अपना यहाँ पर डंका बजाया, तो थोड़ा किस्सा सुनाइएगा उसका भी। हाँ, मैं वहाँ भीलवाड़ा के लिए रवाना हुआ, तो मेरी माँ थी ना, उसने मेरे तिलक लगाया और 80 रुपए दिए थे मेरे। अच्छा। मेरी माँ के पास में दूध के पैसे इकट्ठे हो जाते थे, वो जो कोई दूध ले जाता था ना, तो वो एक आले में रखती थी, तो उसने मेरे को 80 रुपए दिए कि ले बेटा जा। वाह, 80 रुपए लेकर के मैं भीलवाड़ा आ गया। बस पकड़ लिया आपने। अब भीलवाड़ा आया तो हमारे मित्र थे राजेंद्र जी पारी, इनके पास आ गया, इन्होंने एड्रेस दिया था, उसमें आकर के वो एक ललित जी पारिक थे यहाँ, उनके मकान पे हम नाइट स्टॉपेज किया, और सुबह प्रातः काल मेरे को सुबह 7 बजे फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया। दोनों चले गए, वहाँ जाके जो सेठ जी थे रामेश्वर लाल जी झंवर, उनसे मिलाया, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ
बीकॉम पास कर ली जो? हाँ कर ली। अच्छा अच्छा, कब की? वो भी है। ठीक है, हुआ आपको नौकरी पे रख लेते हैं, हाँ रख लो। तो 700 रुपये उन्होंने मेरी तनख्वाह बताइए। लगाई, फाइल में लगा दी, 700 रुपये तनख्वाह दी। हम्म और जाओ मैनेजर साहब के पास। तो एक कांति प्रसाद जी गुप्ता मैनेजर साहब थे, हम्म उनके पास हमारे को भेज दिया। हम मैनेजर साहब के पास चले गए, मैनेजर साहब को कहा भाई हाँ हमें काम बताओ। हम्म उन्होंने कहा कि भाई ये अपने पास में प्लास्टिक का बिजनेस था, प्लास्टिक का भी था, कपड़े का भी था, बोरिंग का भी था। पूरे राजस्थान में जितनी भी बोरिंग हुई थी वो उन्हीं के ही कॉन्टेक्ट था। अच्छा। बहुत बड़े एसके प्लाजा है जो अभी, और जौर प्लास्टिक के नाम से वो फर्म थी, सुपर डीलर्स, जौर प्लास्टिक, एक्सपर्ट डीलर्स, इस प्रकार बहुत बड़ा ग्रुप था। तो अब हमारे को उस मैनेजर साहब ने इतने इतने से टुकड़े रस्सी के दे दिए सैंपल के लिए। सैंपल के लिए, और निवार, प्लास्टिक की निवार आती थी, वो दे दी कि भाई ये जाओ और बेच के आओ। अच्छा। वो कहाँ बेच के आए? उन्होंने कहा ये इंडिया पड़ा। और 1000 रुपये हमारे को खर्चे के दे दिए कि जाओ ये जो सामान है ये आपको 18 रुपये किलो अच्छा में बेचना है, और बैंक बिल्टी बेचना है। बैंक बिल्टी के साथ। हाँ, और पूरा इंडिया पड़ा है, आपकी मर्जी आए जहाँ जाओ। हाँ, और इसको बेचो, इसको बेच के आ जाओ। वाह साहब। फिर तो हमने वो बम्बई की रेजी का कुर्ता और पजामा पहन रखा था, बम्बई की रेजी का, और एक मेगड़ी लटका रखी थी। तो मैनेजर साहब तो हंस रहे थे कि ये क्या बेचेगा, हाँ, ये तो काम चला जाएगा। हाँ, लेकिन अब सेठ जी ने रख लिया, तो वो सेठ जी को भी ऐसे ही कर रहा था कि साहब ये क्या बेचेंगे, जब इतने बड़े बड़े आदमी अपन ने अच्छे अच्छे लगा दिए, उनसे नहीं बिका। अपन 2-4 साल से। तो इसीलिए कहने वाले ने सही कहा कि किसी शकल और हुलिया देखकर जज नहीं करना चाहिए, क्या पता उसके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। अब उन्होंने साहब ऐसे करके मेरे को, अब हम दोनों साथी थे, वो मेरा जो मित्र था राजेंद्र प्रसाद वाली, वो 2-4 महीने पहले इसमें नौकरी कर रहा था। उसने थोड़ी, तो मेरे दिमाग में ऐसे आया था, क्योंकि मेरे 1200 रुपये वहां मेरे सेंटेक्स के उसके हिसाब से दे रहे थे, लेकिन यहाँ 700 रुपये दे रहे, तो मेरे दिमाग एकदम ऐसे चला। यही मेरा सवाल था आपसे, अभी मैं भी यही पूछने वाला था कि आपने 1200 की नौकरी छोड़ के 500 रुपये कम में 700 में ज्वाइन कर ली, तो इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे ये मुख्य कारण ये रहा कि मैंने ऐसे विचार किया कि यार यहाँ पे ये जो कपड़े की मिले है ना, तो मेरे में वो एक टैलेंट था सिलाई का। तो मैंने सोचा कि अपन यहाँ पे ये रेडीमेड की फैक्ट्री डाल सकते हैं। अच्छा। इसलिए अपन रेडीमेड का एक्सपीरियंस ले हो यहाँ का फैक्ट्री का एक्सपीरियंस ले, कोई फैक्ट्री में काम कैसे कराते हैं, मजदूर कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्योंकि ये नॉलेज तो थी नहीं। सही है। तो अपने को ऐसी नॉलेज होगी फैक्ट्री को कैसे, क्या इनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, कैसे इनके लेबर को मेंटेन किया जाता है, कैसे ये, तो हो सकता है अपन यहाँ पे और सस्ता कपड़ा मिल जाएगा। तो अपन रेडीमेड की फैक्ट्री डाल देंगे, 10-20-30 मशीनें ही तो आती है उसमें। सही है। इस टाइप से तो मेरा दिमाग एकदम ऐसे चकरा गया। तो मैंने कहा 2-4 साल अपन नौकरी कर ले तो सारा ये इंडस्ट्रियल अनुभव हो जाएगा अपने को। 700 दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, 700 ठीक। तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई पैसे तो बढ़ा देंगे। सही है। अपना वर्क देखेंगे तो सेट बढ़ाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस था पूरा। हाँ, फुल कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं सबसे हायर तनख्वाह पे जाना था। मतलब ये कॉन्फिडेंस तो मेरा कभी लूज हुआ ही नहीं। ऐसा विचार करके, और फिर हम दूसरे दिन सुबह प्रातः काल भीलवाड़ा के बस स्टैंड पे गए, और मेरा मित्र तो कोटा की बस में बैठ गया और मैं चित्तौड़ वाली बस में
बैठ गया। क्या बात है। तो जैसा गाइस इन्होंने बताया शर्मा जी ने भी कि एक दोस्त तो गया कोटा की तरफ, एक जा रहे हैं, ये खुद जा रहे हैं चित्तौड़ की तरफ। तो अपन अगले एपिसोड में जानेंगे इनसे कि कैसे इन्होंने चित्तौड़ की तरफ बस का सफ़र एंजॉय किया, कैसे माल ये बेच के आए, वापस आए तो सेठ को कैसे आश्चर्यचकित किया इन्होंने कि इतना माल कोई कैसे बेच सकता है। तो तब तक के लिए करते हैं शर्मा जी से राम राम, राधे राधे। राधे राधे।